चलो आते रहेंगे वो। बढ़ते हैं। तो मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसका अभ्युदय इसी प्रकार से हुआ। तो धीरे-धीरे किस प्रकार से हमने देखा है कि वो जो घूमता हुआ मानव था, जो कंदमूल एकत्रित करता था, उसने आग जलाना सीखा, उसने पशुओं को रखना सीखा और धीरे-धीरे कृषि कार्यों को सीखा। तो रिलेशंस जो है मानव और पर्यावरण के बीच इस प्रकार से बदलते हैं। तो इसी प्रकार से नदियों की घाटियों में वो स्थायी रूप से रहने लगा और वहाँ पर उपलब्ध जो पेयजल है और जो उपजाऊ भूमि है, उसका प्रयोग करके वो कृषि कार्य करने लगा। तो इस प्रकार से उसका एक समाज बना, उसका एक समुदाय बना, वह एक स्थान पर अपने समाज और सभ्यता और कृषि कार्य के विकास के साथ-साथ उसके और पर्यावरण के बीच के जो संबंध थे, वो मित्रवत और संबंध जो मधुर संबंध थे, वो थोड़े-से बदलने लगे। धीरे-धीरे वो कृषि में सुधार करने लगा, उसमें चेंज लाने लगा, धीरे-धीरे उस कृषि कार्य में बदलाव लाने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ी है तो आवश्यकताएँ बढ़ेगी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अधिकाधिक वनों को साफ करने लगा। कृषि की भूमि में वो परिवर्तन करने लगा। अब मनुष्य के पास पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा औज़ार थे, हथियार थे, यंत्र बहुत अधिक थे। वो वनों को जलाकर साफ करने के लिए कृषि भूमि बनाना एक आम प्रथा हो गई और यही कारण था कि इस समय आप देखेंगे कि वहाँ पर जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरण जो शील जो कृषि है, ये जो स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है, वो शुरू हो चुकी थी। तो एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ने लगी। जब जनसंख्या एक स्थान पर बढ़ने लगी, तो लोग दूसरे क्षेत्रों की तलाश में दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति जागृत हुई। इससे माइग्रेशन हुआ। मानव जनसंख्या का जो माइग्रेशन प्रारंभ हुआ, अर्थात लोग दूर-दूर जाकर बसने लगे। तो जनसंख्या के इस प्रकार से माइग्रेशन से प्राकृतिक पर्यावरण में विनाश होने लगा और इसी समय स्थानांतरण कृषि, झूमिंग और शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है, वो प्रारंभ हुआ। वनों का विनाश होने लगा और कृषि की ये जो पुरानी जो प्रक्रिया है, जिसे भारत में झूम कृषि के रूप में जाना जाता है, वनों को जलाकर भूमि को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाई जाने लगी। जब तक 5-4 वर्षों तक इसकी उर्वरता बनी रहती है, तब तक उस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, बाद में उस स्थान को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से वनों को धीरे-धीरे जलाया जाने लगा। तो इस प्रकार से मानव ने नई प्रौद्योगिकी का विकास करता गया और निजी पर्यावरण का निर्माण किया। वो पेड़ों को लगाने भी लगा। तो मानव की इस स्वनिर्मित निजी पर्यावरण ने सांस्कृतिक पर्यावरण को का जन्म दिया। अब सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण एक है प्राकृतिक पर्यावरण और एक है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो प्रकृति ने जितने भी जो स्ट्रक्चर्स खड़े किए, पेड़-पौधे, नदी, झरने, पर्वत, पठार, मैदान, ये उसका सांस्कृतिक पर्यावरण है। लेकिन सॉरी ये उसका प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन जब सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करते हैं, तो इसके अंदर शामिल होता है कि मनुष्य ने अपने लिए क्या-क्या बनाया, कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए। तो उसने अपने लिए भवन बनाए, गाँव बनाए, कस्बे, नगर इत्यादि का निर्माण किया। उसने विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएँ, विद्यालयों का निर्माण किया, पूजा घरों का निर्माण किया, जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा का निर्माण किया। सड़कें बनाई, पुल बनाए, रेल बनाए, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया। तो ये सारे के सारे जो सांस्कृतिक पर्यावरण थे, उनके विभिन्न तत्वों का विकास हुआ। कृषि के लिए वो विभिन्न प्रकार के संवर्धन की इकाइयों को शुरू करने लगा। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण हुआ, उसका विकास हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण। तो इस प्रकार से विकसित प्रौद्योगिकी ने एक भौतिक मानव या जो जैविक मानव को एक आर्थिक मानव बना दिया। हर वो चीज़ को वो अब आर्थिक दृष्टिकोण से देखने लगा कि क्या मुझे और कितना मुझे फ़ायदा होगा। यही कारण है कि 1750 में जो प्रौद्योगिकी जो एक विनाशक और संहारक नहीं थी, वह मानव के आर्थिक विकास में इस तरह सहायक थी कि उसका प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिक कुप्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति काफ़ी अलग है। कृषि कार्य से पर्यावरण में कोई महत्वपूर्ण विनाश तो नहीं हुआ, लेकिन पर्यावरण में काफ़ी परिवर्तन आए। पर्यावरण में किस प्रकार से परिवर्तन आए कि उसने कृषि योग्य भूमि की तलाश में जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया और इस समय
मनुष्य ने पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ हो चुका था, लेकिन प्रकृति अभी भी सर्वोपरि थी। उसके मानव के क्रियाकलापों पर नियंत्रण और प्रभुत्व अभी भी कायम था। मनुष्य अब भी अपने भौतिक पर्यावरण द्वारा निर्देशित होता रहा। यानी यहाँ पर भी अभी तक जब वो आखेट कर रहा है या कृषि कर रहा है या पशुपालन कर रहा है, उस समय तक प्रकृति का जो प्रभाव है मनुष्य पर निरंतर बना रहा। लेकिन जो चौथा काल जो आता है, विज्ञान या मानव पर्यावरण संबंधों के बीच जो फोर्थ स्टेज आती है, जिसे विज्ञान प्रौद्योगिकी या औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। इस समय विज्ञान अत्यधिक विकसित हो चुका था, काफी ज्यादा परिमार्जित हो चुका था और काफी दक्ष स्किल्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। और इसी समय जब औद्योगिक क्रांति होती है 1750 में, इसी औद्योगिकरण की क्रांति के साथ मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध है वो शत्रुपूर्ण हो जाते हैं। आर्थिक निश्चयवाद सामने आता कि अतिवादी संकल्पना पश्चिमी दुनिया के लोगों में भौतिकवादी दृष्टिकोण का तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव की अति विकसित किंतु जानलेवा प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक तकनीकी के फलस्वरूप जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनका औद्योगिक विकास व नगरीकरण के लिए अविवेकपूर्ण व लालचपूर्ण धुआंधार विदोहन होने लगा। इसके कारण बहुत ज्यादा खतरनाक और जान लेने वाली पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ। इसी के कारण प्राकृतिक पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव सामने नजर आने लगे। तो ये वो कह सकते हैं कि इस समय मनुष्य द्वारा जितने भी जो परिवर्तन लाए गए, उनके द्वारा जीवमंडलीय और पारिस्थितिक जो इकोसिस्टम है, उनके जैविक और अजैविक बायोटिक एंड अबायोटिक जो कंपोनेंट्स है, उनमें परिवर्तन आने लगे। पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी की समस्या उत्पन्न होने लगी। तो इस पर्यावरणीय और जो समस्या है या प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभाव को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 2 विभाजित कौन-कौन से हैं कि पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव और एक है अप्रत्यक्ष। डायरेक्टली हम किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो सुनियोजित प्रत्यक्ष की बात करते हैं तथा संकल्पित जिसे पहले से ही पता होता है। जैसे कि हम किसी आर्थिक विकास के लिए किसी क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, तो उससे मनुष्य अवगत रहता है, उसे पता रहता है किस प्रकार के परिवर्तन लाए जा रहे हैं। जैसे कि वह अपने कार्य के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन कर रहा है। जैसे कि वो कृषि क्षेत्र को बढ़ा रहा है, फसलों के उत्पादन के लिए वनों को काट-काट कर साफ कर रहा है, घास स्थल जो है उसको साफ कर रहा है, व्यापारिक उद्देश्य से पेड़ों को बड़े स्तर पर वो काट रहा है, नवीन कृषि तकनीकों का प्रयोग कर रहा है, विभिन्न अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिंचाई करके जो क्रॉपिंग जो पैटर्न्स है उसको बदल रहा है। तो ये कृषि में इस प्रकार के परिवर्तन वो ला रहा है। इसी प्रकार से निर्माण और उत्खनन का जो कार्य है या जो कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है या एक्सकेवेशंस जो चल रहा है, यानी जो खदानों से विभिन्न प्रकार से खनिजों को बाहर निकाल रहा है, वो अंधाधुंध तरीके से। वह नदी पर बाँध बना रहा है, नदियों के रास्तों को रोक रहा है, नहरों का निर्माण कर रहा है, सिंचाई के लिए विभिन्न अ, नहरों का निर्माण कर रहा है, नदियों का मार्ग मोड़ रहा है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे घुमा रहा है। नदियों की जो जल धाराएँ हैं उसको बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। बाढ़ से बचने के लिए वो विभिन्न प्रकार के जो तटबंध या निकट बना रहा है, डाइक बना रहा है, सड़क और पुल का निर्माण कर रहा है, नगरीकरण को बढ़ा रहा है, खनिजों का अंधाधुंध खनन कर रहा है, खनिज तेल को ज़मीन से खोद-खोद कर निकाल रहा है, भूमिगत जल को भी वो नहीं छोड़ रहा है और मशीनों की सहायता से बाहर निकाल रहा है। तो ये जो चेंजेज़ ला रहा है, तो इस प्रकार से उसने जो परिवर्तन लाए, तो परिवर्तन किस प्रकार से लाए? सबसे पहले उसने परिवर्तन लाया कि वो भूमि उपयोग में परिवर्तन ला रहा है। दूसरा जो परिवर्तन ला रहा है, वो ला रहा है निर्माण कार्यों के रूप में। निर्माण और उत्खनन के रूप में, जो खदान के रूप में
और तीसरा जो है कृषि कार्यों के रूप में वह कृषि के अंदर मशीनों का प्रयोग कर रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग करता है, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है। तो वो किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण में असंतुलन लाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। फिर मौसम सुधार कार्यक्रम, वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत वो वर्षण यानी बारिश करने के लिए मेघ बीजन का काम, क्लाउड सीडिंग का वर्क कर रहा है। इंड्यूस प्रेसिपिटेशन यानी वो अपने आप बारिश कराने के लिए बादलों में इस प्रकार के रसायनों का छिड़काव कर रहा है। बादलों तथा कोहरों को हटाने के लिए वह विभिन्न प्रकार से उसको मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। वो कहीं पर ओले गिरा रहा है अपने आप या फिर ओले गिरने से रोकने का भी कार्य कर रहा है। उसके जो न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सभी जो कार्य है वो कर रहा है और इससे पर्यावरण को हानि पहुंच रही और मनुष्य को ये पता है कि मैं इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहा हूं और मुझे इस बात का ज्ञान है कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य तथा पर्यावरण पर होने वाले जो प्रत्यक्ष प्रभावों को सारांश में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि भूमि उपयोग में जब वो परिवर्तन करेगा, किस प्रकार से वन विनाश के रूप में, कृषि भूमि के विस्तार के रूप में, नगरीकरण को बढ़ाकर या औद्योगिकरण को बढ़ाकर या निर्माण कार्य को बढ़ाकर, तो उससे क्या होगा, प्राकृतिक पर्यावरण में असंतुलन आएगा। मनुष्य को पता है प्रत्यक्ष रूप से ये कार्य कर रहा है। उत्खनन, अब एक्सकैवेशन या जो खनन या जो माइनिंग का जो वर्क होता है, उसमें वो गड्ढे खोद रहा है और मलबों का ढेर लगा रहा है, मनुष्य को पता है। नदियों में बांध बनाकर बाढ़ को रोकने के लिए वह उसके मार्ग को बदल रहा है। नदियों के किनारे वह क्या बना रहा है, एनीकट बना रहा है। नदियों की प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है और प्राकृतिक रूप से उसमें बदलाव ला रहा है, बांध बना रहा है या विभिन्न प्रकार से अब कृषि के अंतर्गत वो परिवर्तन ला रहा है जो पता है कि मशीनीकरण का प्रयोग कर रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, गहरी सिंचाई कर रहा है, अधिकाधिक रसायनों का प्रयोग कर रहा है, उससे भूमि में परिवर्तन आ रहा है। मौसम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वो मेघ बीजन या कृत्रिम जल वर्षा द्वारा परिवर्तन ला रहा है। नगरीकरण व औद्योगिकरण के रूप में वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायनों को छोड़ रहा है। उसके कारण ओजोन का डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के द्वारा वो विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थों का जो प्रदूषण है उसको बढ़ा रहा है। सिंचाई और पेयजल के लिए वो भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन कर रहा है। सारे के सारे जमीन के अंदर पाए जाने वाले भूमिगत जल को वो खत्म कर रहा है। तो ऊपर से नीचे से पानी खत्म हो रहा है तो ऊपर से ऊपर की जो सतह है वो नीचे दसकने लगी। वन विनाश के कारण वो भूमि के अपरदन में बढ़ोतरी होने लगी। नदियों में सेडिमेंट्स का भार बढ़ने लगा। नदियों की तली में भराव होने लगा। नदियां अपना रास्ता बदलने लगी। नदी की घाटियों में जल धारा की क्षमता में कमी होने लगी। बाढ़ बार-बार आने लगी। तो इस प्रकार से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। वो बड़े-बड़े बांध बना रहे हैं, बड़े-बड़े जल भंडारों का निर्माण कर रहे हैं। भू-समतल में अव्यवस्था हो रही है। बांधों में एक ही जगह पर पानी ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण कहीं कहाँ पर भूकंप की समस्या उत्पन्न हो रही है। महाराष्ट्र में लातूर का उदाहरण दे सकते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वायु व जल में प्रदूषण फैल रहा है। तो यहाँ पर नदियों में बांध के रूप में हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के कोयना जो बांध है वहाँ पर जो भूकंप आया था वो बांध में जो जल भराव की जो समस्या है उसी के कारण उत्पन्न हुआ था। अब ये तो डायरेक्ट जो मनुष्य को पता है कि मैं इस प्रकार के परिवर्तन ला रहा हूँ या मेरे जो पर्यावरण के साथ किस प्रकार के संबंध। दूसरे प्रकार की जो संबंध है वो है अप्रत्यक्ष, जो उसे पता नहीं है लेकिन वो नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है? ये न तो पहले सोचे गए होते हैं और न ही पहले से प्लान्ड होते हैं कि मैं इस प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा हूँ। लेकिन जो कार्यकलाप मनुष्य करता है, उससे अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से कार्य हो जाते हैं। जैसे आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए, औद्योगिक विकास में फैलाव के लिए मनुष्य के द्वारा किए गए प्रयासों या कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अब इस प्रकार के जो कार्यकलाप होते हैं, वो आर्थिक रूप से तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आफ्टर इफेक्ट यानी उसके बाद क्या प्रभाव रहेगा, वो हमारे लिए अवांछनीय है। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की समस्याएँ खड़ी हो। तो अनायास रूप से इस प्रकार के कार्य वो कर जाता है। तो ये जल्दी नहीं दिखते हैं, लेकिन भविष्य में इसके जो प्रभाव है, वो दिखने लगते हैं।
यानी इस प्रकार के जो आर्थिक क्रियाकलाप जो है वह इकोसिस्टम के कुछ संगठनों में सामान्य स्तर के मंद गति में लाने वाले परिवर्तन होते हैं। काफी धीरे धीरे ये परिवर्तन आते हैं। तो इसकी जो संवेदनशीलता को पार करने में काफी अधिक समय लेते हैं। तो इस प्रकार के मंद गति से होने वाले जो परिवर्तन है दीर्घ काल तक संचयित होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। और जब पारिस्थितिकी तंत्र की इन परिवर्तनों को आत्मसात ग्रहण करने की क्षमता से अधिक हो जाते हैं, तब उनका प्रभाव जो रहता है मनुष्य के सामने आता है और पता लगता है कि आज से इतने सालों पहले मैंने ये जो काम किया था वो अब मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। और उस समय उनकी पहचान और उनका मूल्यांकन करना काफी कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ये संचित होते रहते हैं। कम्युलेटिव इनडायरेक्ट इफेक्ट इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र के एक या अधिक संगठकों जो कंपोनेंट्स है या पूरे के पूरे इकोसिस्टम को या नेचुरल जो सिस्टम है उसको चेंज कर लेते हैं और मनुष्य के लिए घातक और जानलेवा सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण डिग्रेशन या पर्यावरण अवनयन का जो कार्य है या प्रदूषण इसी प्रकार के उदाहरण के रूप में दिए जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया जा सकता है जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों और रासायनिक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं पेड़ पौधों में या जमीन पर। इस प्रकार के छिड़काव करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो, लेकिन ये आहार श्रृंखला या आहार जाल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। फल के रूप में हमारे शरीर में से वो आगे से आगे फूड चेन से बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार से मच्छरों से बचने के लिए हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं जो काफी नुकसान होता है, लेकिन आने वाले समय में काफी ज्यादा हमारे शरीर के लिए घातक हो जाता है। मॉस्किटो कॉइल्स हम हमारे हर घर में लगाते हैं मच्छरों को जब मारने के लिए, लेकिन क्या पता वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो अनायास ही हम इस प्रकार के कार्य करते हैं जो भविष्य में नुकसानदायक रहते हैं। कुछ अपशिष्ट जो औद्योगिक संस्थानों से निकलते हैं हम झील तालाब या किसी नदी के अंदर डाल देते हैं, जल दूषित हो जाता है। उसी जल को पीकर हम रोगग्रस्त होते हैं। अनेक जीवधारी न केवल जल के अंदर रहने वाले जीवों की बल्कि उसे पीने वाले मनुष्य को भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से कारखानों से निकले कचरे से या कचरे का जल में धुलाई करने से, उनका ढेर लगाने से, एफसीएस की झाई जो स्पीक्स जो होता है उसको जल में छोड़ने से, जहरीले मिथाइल के रूप में हम पारे को जब पानी के अंदर छोड़ते हैं, जो तेल ले जाने वाले जो टैंकर होते हैं उनसे जब खनिज तेल का रिसाव सागरीय क्षेत्र में हो जाता है तो हजारों की संख्या में मछलियां मर जाती हैं। सीसा, कार्बनिक अन्य तत्व होते हैं। तो लगभग कहा जाता है कि प्रतिवर्ष औसतन 2000 नए रसायन पर्यावरण में छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये किसी न किसी रूप में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे और पर्यावरण के बीच की जो संबंध है इस प्रकार से बदलते रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रकार से जल प्रदूषण से भारत की कई नदियां इतनी प्रदूषित हो गई है कि वह मलवाहिनी यानी सीवेज या सीवर्स के रूप में रह गई। चाहे यमुना जो दिल्ली के साथ या आगरा में बहती है, गंगा, ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जहां पर अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। यमुना का पानी आगरा में हरे रंग का हो गया, जिसके कारण इसे ग्रीन सूप भी कहा जाता है। दामोदर नदी के क्षेत्र में कोयले की धुलाई के कारण से निकले एक प्रकार के जो स्लरी होता है, जो पंख होते हैं, मड टाइप, उससे इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गए कि इसे जीवीय मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट के रूप में इसे जाना जाता है। बायोलॉजिकल डेजर्ट के रूप में दामोदर नदी को जाने लगा। तो इन प्रदूषकों के कारण जीवों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है और यही कारण है कि एक और नदी के रूप में लखनऊ में अत्यधिक प्रदूषण के कारण जो गोमती नदी है उसे जीवीय आपदा बायोलॉजिकल डिजास्टर रूप में जाना जाता है। तो नगरीकरण हो, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे भूमि उपयोग में परिवर्तन हो, चाहे मौसम और जलवायु में जो परिवर्तन हो, ये परिवर्तन काफी लंबे समय के बाद हमें नजर आते हैं और मानव की जितनी भी आर्थिक क्रिया है, मनुष्य, पृथ्वी, वायुमंडल के उष्मा संतुलन को प्रभावित करने में सक्षम है। तो उष्मा संतुलन में अगर बड़े स्तर पर परिवर्तन हो तो भी हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से
विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन है वो अलग अलग रूप में हमारे यहाँ पर पहुंचते रहते हैं, चाहे हाइड्रोकार्बन्स को जलाने से हो, चाहे नगरीय अपशिष्टों से हो, चाहे विभिन्न जो वायु एरोसोल्स का जो प्रवेश है उसके कारण हो। तो हर प्रकार से कह सकते हैं कि जो एयर की क्वालिटी देख लीजिए, चाहे वाटर की क्वालिटी देख लीजिए, हर प्रकार से इसमें किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन आए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारे ओजोन का क्षय होने लगा है। सुपरसोनिक जो जेट विमान से निकलने वाले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ हमारे ओजोन के जो कह सकते हैं कि जो तत्व है वो घटने लगे हैं। पराबैंगनी किरणें हैं इस धरातल पर पहुंच रही है, तो विभिन्न प्रकार से जो मनुष्य का अस्तित्व है वो खतरे में पहुंच चुका है। विभिन्न प्रकार की कैंसर जनित बीमारियां, प्रकाश संश्लेषण में की प्रक्रिया हो, चाहे जल ग्रहण की क्षमता हो, फसल के उत्पादन में ह्रास होने लगा है, पर्यावरण की दुर्गति हो चुकी है, सागरीय पर्यावरण में काफी डिग्रेशन हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन में कमी आई है, जूप्लैंक्टन में कमी आई है, मछलियों के उत्पादन में भी कमी आई है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से देखें तो मानव और पर्यावरण के जो संबंध है वो निरंतर बदलते रहे। तो इन्हीं सभी जो बातें हैं जो अभी तक हमने कही है, इनको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि मानव तथा पर्यावरण के बीच जो संबंधों की जो रूपरेखा है वो पहले प्राचीन समय में देखें आदिकालीन में तो वो नियतिवादी रूप में थे, जिसमें मनुष्य प्रकृति का दास हुआ करता था। फिर धीरे धीरे संबंध बदले और मनुष्य एक संभववादी विचारधारा जन्म लेती है और संभववादी विचारधारा के तहत मनुष्य ने प्रकृति का शोषण प्रारंभ किया और यही वो संभववादी काल है जिससे पर्यावरण का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी समय बीतने के साथ साथ अभी जो वर्तमान के जो संबंध चले आ रहे हैं वो परिवर्तन होते हुए अभी नवनियतिवाद के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। यानी कुछ प्रकृति में बदलाव तो कुछ मानव में बदलाव, दोनों ही एक दूसरे को बदलते हुए आगे। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस चैप्टर से रिलेटेड दी जा सकती है कि बायोलॉजिकल डेजर्ट क्या होता है। तो अत्यधिक प्रदूषण के कारण जब नदियों और झीलों में किसी प्रकार के जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं तो उसे हम जीवीय मरुस्थल के रूप में जानते हैं। दामोदर नदी इसका एक ज्वलंत उदाहरण दिया जा सकता है। बायोलॉजिकल डिजास्टर क्या है? तो जीवीय आपदा जब किसी नदी के संपूर्ण जल मार्ग में जहां जहां से वो नदी बहती है उसके किसी या उसके किसी एक भाग में अत्यधिक प्रदूषण के कारण समस्त जीव मर जाते हैं तो उसे जीवीय आपदा कहा जाता है। जैसे कि जीवीय आपदा हमारे सांबर लेक के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत देखी गई है। इसी प्रकार से क्लाउड सीडिंग क्या होता है, मेघ विजन क्या होता है? तो मेघ विजन के कार्य में कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड आदि का छिड़काव किया जाता है वायुमंडल में और उससे कृत्रिम रूप से बादल से वर्षा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे कृत्रिम मेघ विजन कहा जाता है। डेड रिवर या मृत नदी किसे कहा जाता है? तो अत्यधिक प्रदूषण के कारण जब किसी नदी का जीव उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाए यानी उसके अंदर कह सकते हैं बिल्कुल भी कोई भी जीव जन्म नहीं रह सकता है तो उसे मृत सरिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर है इको क्लाइमेट। इको क्लाइमेट क्या होती है? तो विभिन्न जीवों के निवासीय यानी उसका जो हैबिट जहाँ पर वो निवास करता है जीव के मौसम संबंधी तत्वों को सम्मिलित रूप में पारिस्थितिकी की जलवायु इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं कि जीव कहाँ पर रहता है और वो वहाँ का इको क्लाइमेट कहलाता है। फिर है इकोलॉजिकल अप्रोच। तो पारिस्थितिकी उपागम क्या है? तो मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन का पारिस्थितिकी उपागम मानव और पर्यावरण तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच परंपरावलंबन यानी सिम्बोसिस अवधारणा पर आधारित है। ये उपागम कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन पुनः चक्रण द्वारा उसका अनुकूलतम उपयोग यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तथा सतत विकास या पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास की अवधारणा पर जोर देता है इकोलॉजिकल अप्रोच। इसी प्रकार से बात करते हैं इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म अप्रोच। डिटरमिनिस्टिक अप्रोच क्या होती है? आर्थिक निश्चयवादी। तो इस विचारधारा का अर्थ है कि मनुष्य का प्रकृति पर स्वामित्व होता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा आर्थिक विकास और औद्योगिक विस्तार जारी रहना चाहिए। मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है और वो जब संभववादी विचारधारा की बात करता है तो आर्थिक निश्चयवादी विचारधारा भी इसे कहा जाता है कि हर वो कार्य मैं संभव कर सकता हूँ। फिर है इन्वायरमेंटल डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। ठीक है। निश्चयवादी क्या है? ठीक है, ये आर्थिक है, ये पर्यावरण निश्चयवादी है। तो ये उपागम क्या कहता है कि मनुष्य व उसके क्रियाकलाप जो है पर्यावरण पर नियंत्रित रहते हैं। ये निश्चयवादी विचारधारा है कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास है। तो इसी प्रकार से जियो क्लाइमेट क्या होता है? भू जलवायु या भौगोलिक जलवायु। तो बड़े बड़े क्षेत्रों के प्रदेशों की दीर्घकालीन मौसम दशाओं को भौगोलिक जलवायु के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन
बायोमेट्रियोलॉजी क्या होती है? तो मानव जैव मौसम विज्ञान कहा जाता है कि मानव शरीर की जो प्रक्रिया रिएक्शंस जो होते हैं, उनके अध्ययन को जैव मौसम कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो सकल जीव विभिन्नता यानी बायोलॉजिकल जो वेरिएबिलिटीज है, उसका कितना भाग मौसम और जलवायु में परिवर्तन का परिणाम है। तो ह्यूमन कितना प्रभावित करता है, ये इससे देखा जाता है। माइक्रो क्लाइमेट एक ही जीव के चारों तरफ पाए जाने वाले मौसम की दशाओं को सूक्ष्म जलवायु कहा जाता है। फिर है पॉसिबिलिस्टिक जो अप्रोच है, संभववादी उपागम, संभव है कि निसंदेह भौतिक पर्यावरण मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, किंतु मनुष्य के लिए भी अपने हित में पर्यावरण को परिवर्तित करने और अपने अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त अवसर और संभावनाएं विद्यमान रहती है, यानी वो अपने पर्यावरण में बदलाव कर सकता है। फिर है टेलियोलॉजिकल अप्रोच, जिसे उद्देश्यमूलक उपागम कहा जाता है। तो मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन का ये उपागम कहता है कि मनुष्य प्रकृति तथा अन्य जीवों से श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है तथा प्रत्येक वस्तु जो इस सृष्टि में है, वह उसी के उपयोग और उसके आनंद के लिए बनाई गई है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो टेलियोलॉजिकल जो अप्रोच है, उससे आपके कहा जा सकता है कि ये निश्चयवादी परंपरा के काफी नजदीक है। तो इस प्रकार से ये मानव और पर्यावरण के संबंधों की रूपरेखा समाप्त होती है। धन्यवाद।